हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ गया हूं 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का। जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, फिर भी मैं बार बार आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो मैं बार बार करता आया हूं कि एक बार डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत से बच्चे जो देख कर जाते हैं उनके ग्रोथ की संभावना, उनको एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी और नंबर्स की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे क्वेश्चन हिट हो रहे हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज इस बार भी काफ़ी धमाल मचा रही है, लेकिन फिर भी मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डिटेल वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिस फॉर ह्यूमनास्टिक एजुकेशन, ह्यूमनास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमनास्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। इन तीनों क्वेश्चन का एक ही जवाब में आएगा, है ना। ये बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमनास्टिक एजुकेशन क्या होता है, ह्यूमनास्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर क्या होता है और ह्यूमनास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये बेसिकली वो होता है कि जिसमें हम सबका विकास हो, यानी कि एवरीवन इज डेवलपिंग इन देयर। ये ओल्ड सिस्टम में इंडियन आप माइथोलॉजी लोगे तो हर चीज ऐसे चलती थी। पहले क्या होता था, गुरु जो होता था उस स्थान पे ऊपर थोड़ा सा बैठता था, पद पे किताब रखता था और श्लोक उच्चारण करता था। जो स्टूडेंट है वो हाथ जोड़ के वो श्लोक सुनते थे। कोई कॉपी, कोई पेन नहीं, कोई कुछ ऐसे लिखने का कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि लिखने की कला नहीं जानते थे, कि लिख के उनको बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, है ना। लिखने के लिए कागज भी थे, पत्र भी थे। कागज मतलब अब वो मान लेते हैं कि चमड़े के उस पे थे या लकड़ी पे लिखते थे, ताम्र पत्र थे, तो वो लिख तो सकते थे क्योंकि वेद पुराण हमारे लिखे हुए ही हैं। तो ऋषि मुनियों की लिखी हुई अगर ग्रंथ है तो लिखने की तो कला थी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को बैठा दिया जाता था नीचे, गुरु जो होता था वो ऊपर से ज्ञान देता था, स्टूडेंट हाथ जोड़ के सुनते थे और पूरे दिन ऐसा ही चलता था। मतलब आपकी जो दिन भर की एक्टिविटी थी, जो क्लासरूम थी, वो इस तरीके से। तो सर टेस्ट कैसे होते थे, आजकल का कंसर्न एग्जाम कैसे होते थे। एग्जाम में मौखिक होता था। स्टूडेंट से पूछा जाता था, अच्छा 5वें अध्याय का 4था श्लोक बताओ। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, 6ठे श्लोक बताओ। तो ये वहीं पे आपका हो जाता था एनालिसिस। वहीं पे टेस्ट हो गया, क्लासरूम हुआ, उसके बाद टेस्ट हो गया। टेस्ट के बाद आप घर जाओ, घर तो वहीं रहना पड़ता था, खाना वाना खाओ और जो भी आपकी दैनिक गतिविधि है वो सब करिए। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन सा एजुकेशन है, ह्यूमनास्टिक एजुकेशन है। यहाँ पर एक्वायरिंग नॉलेज से ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट यानी इनर स्किल पे बात करी गई। यहाँ पर जब आप देखिएगा, पहले आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। पहले के मंदिर आप देखिएगा, पहले की मस्जिदें आप देखिएगा, तो आज जो मस्जिद बन रही है या मंदिर बन रहा है वो पहले के ज़माने में कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा फ्रूटफुलनेस नहीं बन रहा। मतलब कि उसमें दिखती तो है भव्यता, लेकिन वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स से थ्रू दिखती है, वो आर्टिफिशियल आपको लाइटिंग के थ्रू दिखती है। लेकिन जो पुराने मंदिर आप किसी में भी जाएंगे तो उनका जो आर्किटेक्चर ही है, लाइक आप मीनाक्षी मंदिर ले लीजिए, है ना। मीनाक्षी मंदिर ले लीजिए, अगर मीनार में जाओ तो कुतुब मीनार ले लीजिए, ताजमहल ले लीजिए। तो जब पुराना जो आर्किटेक्चर था विदाउट लाइटिंग और इस तरीके का, तब उसमें जो भव्यता दिखती थी, क्योंकि वहां पर क्रिएटिविटी किस बेस पर आई थी, ह्यूमनास्टिक एजुकेशन पे आई थी। यहाँ पर एक्वायरिंग द नॉलेज नहीं आया था कि हमको केवल नॉलेज एक्वायर करना है। यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पज था स्टूडेंट की ग्रोथ करना है, स्टूडेंट को डेवलपमेंट बनाना। ओल्ड एज एजुकेशन जो सिस्टम था, मतलब कि मैं कह रहा हूँ अंग्रेजों से आने से पहले का जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन एंटायर वर्ल्ड। वो ऐसा था कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट किया जाए। 54 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे एक स्टूडेंट को। अगर जो कह रहे हैं ना सर 15-16 सब्जेक्ट हैं, कैसे पढ़ेंगे, हमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बोलते थे, तो मैं कह रहा हूँ 54 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हर एक स्टूडेंट को, और उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको आगे डेवलप होना होता था। किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में, हो सकता है वो लकड़ी का हो सकता है वो लोहे का हो सकता है वो आर्ट एंड स्कल्पचर का हो सकता है वो ड्राइंग का हो, डिपेंड करता है। तो यही था ह्यूमनास्टिक एजुकेशन, जो ये बात पे फोकस करता था कि आपकी ग्रोथ कैसी हो, आपकी ग्रोथ इस अकॉर्डिंग हो कि आप खुद ग्रोथ करें। यानी आपका एजुकेशन सिस्टम सबके लिए इक्वल होना चाहिए, कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, वर्क बेसिस पे होना चाहिए और डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए। वो आपको न केवल एक्वायरिंग द नॉलेज दे, वो नॉलेज तो दे, 2+2 4 तो सिखाए, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो, इसका एडेप्टेबिलिटी कहाँ हो, इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, और उसके साथ हम हमारी जो डेली रूटीन की एक्टिविटी है करियर ग्रोथ करने के लिए, वो एजुकेशन बना हुआ था।
ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि ऐसा संविधान बनाया जाए जो सबके लिए समान हो, ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें कोई भी जाति के बात पे या धर्म के बात पे और भेदभाव नहीं हो। जैसे कि पुराने एक राजा की एक स्टोरी है ना, बहुत अच्छी सी स्टोरी है, यहाँ पर आया तो मैं आपको बात बता देता हूँ। राजा शायद विक्रमादित्य नाम था उनका, है ना, राजा विक्रमादित्य हमारे एक वन ऑफ द रेनोल्ड राजा रहे। तो वहाँ पर उनके पास एक बच्चा आया और दो माओं ने क्लेम करा कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। दोनों ने कहा कि ये बच्चा मेरा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह है नहीं, बच्चे को कैसे पता करें। तो राजा ने कहा ऐसा करो, दो टुकड़े कर दो, जो आधा टुकड़ा इस माँ को दे दो, आधा टुकड़ा एक माँ को दे दो। तो जो एक माँ ने कहा कि नहीं नहीं, ये बच्चा इसी को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा, और दूसरे ने कहा कि हाँ टुकड़े कर दीजिए। तो अब आप एक छोटी सी स्टोरी से समझिए। फिर राजा विक्रमादित्य ने कहा जो ओरिजिनल माँ है उसने ही त्याग करा होगा, वो ही जाती है कि उसका बच्चा जीवित रहे, भले किसी और के पास तो रहे। तुरंत राजा ने उसको अपना बच्चा दे दिया। कितनी देर में डिसीजन हो गया होगा? 15-20 मिनट में डिसीजन हो गया होगा मैक्सिमम। दोनों की बात सुन ली होगी। दो औरतें आती है, अपने बच्चे के ऊपर क्लेम करती हैं। अब यही आप इंडियन पेनल कोड के अंदर ले जाइए, है ना, तारीख पे तारीख चलेगी कि एक दिन डीएनए रिपोर्ट आ रही है, फिर वो डीएनए रिपोर्ट मान्य नहीं होगी, डीएनए रिपोर्ट को जो प्रेजेंट करने आ रहा है वो मान्य नहीं होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, 8-10 साल का हो जाएगा, तब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक ये नहीं पता चलेगा कि बच्चा कौन सी माँ का है और किसके पास रहेगा। आपको बात ये समझ में आ रही? ये आज का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और न्याय प्रक्रिया इसके कारण। और पहले का कॉन्स्टिट्यूशन, पहले की न्याय प्रक्रिया तुरंत फैसला और सही फैसला, तुरंत फैसला और सही फैसला। ये इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है कि 3 करोड़ केस के एंडिंग चल रहे हैं और आधे केस उसके अंदर फर्जी चल रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें एथिकल वैल्यूज डाउन हुआ, इसके कारण हो रहा है। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर ये कह रहा है कि को एग्जिस्टेंस वाली बात है। जस्ट इससे प्रीवियस वाला जो अपना वीडियो है जिसमें को एग्जिस्टेंस की बात में कही है, वही वाली भी बात हो रही है। और वसुदेव कुटुंबकम भी इसमें जोड़ना कि आवर फैमिली टू द वर्ल्ड फैमिली, यही है ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। यानी कि सब कुछ एक साथ विकास करें, ऐसी व्यवस्था हो कि किसी में भी भय नहीं हो, सब कोई न्याय के प्रति रहे, और ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो नॉलेज एक्वायर करने से ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट पे ऊपर ग्रोथ करने वाला हो। ठीक है, और ये सारी की सारी इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द इंडिविजुअल आर कनेक्टेड दैट द वेल बीइंग। ठीक है, सब कुछ एक दूसरे की भलाई के लिए, मतलब सब कुछ अच्छा है, इसके अंदर कोई भी चीज़ बुराई की जरूरत ही नहीं, ना ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में, ना ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर में। इन तीनों में आपको भर के, जितनी भी बाल्टी भर के भलाई लिखनी हो वो लिख सकते हो कि सब कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर कोई एक दूसरे का भला कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि टेस्ट से ज़्यादा बच्चे के डेवलपमेंट पे ग्रोथ हो, उसकी मेंटल एबिलिटी पे ग्रोथ हो। जैसे मैंने देखा कि 12th में 97% आए, बच्चे को बोला कि जाओ जाके दही ले आओ मार्केट से, वो दूध उठा के ले आया। ऐसे भी हमने बच्चे देखे हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी ओवर पेरेंटिंग करी है कि कभी भी उनको ऐसा ही नहीं समझा कि वो बाजार से कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। ऐसा आपके साथ भी देखना, अभी बहुत से पेरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे, इतनी ओवर पेरेंटिंग होती है, इतनी ओवर पेरेंटिंग होती है कि वो कभी भी ये नहीं सोचते कि उनके बच्चे को कहीं भी, हर जगह साथ में जाएंगे, प्रोटेक्शन देंगे। मतलब कि इवन इतने एग्जाम्स भी, वो बच्चा कहीं मास्टर डिग्री का भी एग्जाम दे रहा है तो भी पेरेंट्स साथ में आ रहे हैं कि भाई ये तेरा एडमिट कार्ड रहा, ये पेन रहा, इस जगह बैठना है तेरे को। क्यों? इससे क्या हो गया कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। जब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाया, इससे बच्चा हमेशा कैसा हुआ, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। और जब वहाँ पर कोई ब्रेकडाउन हुआ तो बच्चा एकदम से डिप्रेशन में आ जाता है। कोटा में सबसे ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में आने का रीज़न ही मेन यही है कि अगर बच्चे के 95% भी आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं यार बेटा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, फिजिक्स तो तुम्हारी बहुत कमज़ोर जा रही है, उसमें 92 ही नंबर आए हैं, है ना। और ये रियलिटी फैक्ट है, अगर आपका नहीं होगा तो कैसे क्या होगा, क्योंकि उनको लगता है कि IIT इज़ द वन ऑफ द थिंग, IIMs इज़ द वन ऑफ द थिंग्स, है ना, NIT इज़ द वन ऑफ द थिंग, इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो प्रेशर होना चाहिए, एग्जाम का प्रेशर होना चाहिए, एजुकेशन का प्रेशर होना चाहिए, लेकिन प्रेशर कब बर्डन बन जाता है और बच्चे कब इसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन इसको दूर करता है, ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर वॉर्स को दूर करता है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वलाइजेशन देता है मैन वुमेन के लिए, सारे नेशंस में, मतलब आप कहीं भी फ्री के लिए घूम सकते हो, सारे स्टेट्स में, सारे अमीरी गरीबी, मतलब हर तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी रूप में हो, भले वो रंग पे हो, जाति पे हो, धर्म पे हो, किसी के भी कारण है, वो दूर करने का
काम करता है। तो ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 में से एक भी पूछा जाता है और अलग अलग भी पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको ध्यान करके पढ़ के जाइएगा। जय हिंद।